हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसका सही आंसर, उसका राइट आंसर क्या है और क्या रीज़न है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर को मैं इस लेक्चर के बाद डिस्कस कर लूँगा। जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर 2022 का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है उसको मैं इस लेक्चर के बाद देख लूँगा कि क्या क्या उसमें पूछे गए थे, आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा और उसका क्या आंसर हो सकते थे या कैसे उसको अप्रोच करना है या क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, वो हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में देख लेंगे। तो आज पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने जो लेक्चर अपलोड किए हैं पहले इस वीडियो के पहले कितने मैच हो रहे हैं, या फिर जो पीडीएफ हमने प्रोवाइड किया है उसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, हम लोग देखेंगे आगे। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन मैच हुआ है या उसी पैटर्न पर आया है। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या। फर्स्ट क्वेश्चन आया है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस विच डज द फंक्शंस ऑफ टी स्क्वायर सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर एंड स्केल इज कॉल्ड। बोल रहा है वैसा डिवाइस जो टी स्क्वायर का फंक्शन परफॉर्म करे, सेट स्क्वायर का फंक्शन करे, या फिर प्रोटेक्टर का फंक्शन करे, या स्केल का काम करे। ये तीनों चारों जो भी डिवाइस है उसका काम करता है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक मिनी ड्राफ्टर इंस्ट्रूमेंट होता है जो लगभग सारा काम कर देता है। वो टी स्क्वायर का काम भी कर देता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर देता है। सेट स्क्वायर मतलब कुछ एंगल पर भी लाइन ड्रॉ कर सकता है, कुछ वर्टिकल भी कर सकता है, कुछ एंगल पर प्रोटेक्टर का काम है एंगल पे ड्रॉ करना, एंगल पे भी करता है। और स्केल मतलब कुछ लाइन का लेंथ डिसाइड करने का वो भी काम करता है, मतलब गिवन स्पेसिफाइड लेंथ का अगर कोई लाइन हमें ड्रॉ करना है तो वो भी काम करता है। तो ये सब जो कंबाइंड फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो हमारा डिवाइस है या वो इंस्ट्रूमेंट है, वो हमारा मिनी ड्राफ्टर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑलरेडी हमने ये पीडीएफ में क्वेश्चन प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे अबाउट अबाउट 14 to 15 क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे। तो अब 20 में 15 क्वेश्चन मैच कर जाना मतलब 75% मार्क्स आप ऑब्जेक्टिव में ला सकते हैं डायरेक्टली। तो काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पर मैच कर गया है। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो मैंने पहले अपलोड किए हैं या फिर ऑटो कैट के क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए हैं या फिर इस लेक्चर में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो मैंने सब कुछ पीडीएफ जो नोट्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया है उसमें अवेलेबल है। आप चाहे तो उसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर 200 से ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल है। तो वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है, वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके मैच कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और इस जो 2022 का एग्जाम हुआ उसमें मैच किए भी हैं, 14 to 15 क्वेश्चन मैच कर गए हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा रेशियो मैच किया है, तो आप लोग उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा मिनी ड्राफ्टर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ पेपर साइज A2 साइज इज, मतलब बोल रहा है कि जो A2 साइज होता है हमारा इंजीनियरिंग सिस्टम में, उसका पेपर का साइज क्या है ये पूछ रहा है। तो पेपर का साइज ऑलरेडी हमने क्लासरूम में भी डिस्कस किया है और वीडियो लेक्चर जो हमने प्रोवाइड किया उसमें भी डिस्कस किया है कि ये सब इंपॉर्टेंट पेपर का साइज है, A2 साइज और A0 साइज। तो हम लोग A2 का यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था, तो A2 का क्वेश्चन का आपको पता होगा राइट आंसर। A2 का जो साइज होता है वो 420 × 594 होता है, 420 × 594। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में भी अपलोड किया है और वीडियो लेक्चर भी प्रीवियस ईयर का जो वीडियो लेक्चर कराया है या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराया था उसमें भी कराया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 420 mm इंटू 594 mm का यहाँ पर A2 का जो साइज होता है। तो जैसे जैसे हम लोग नंबरिंग बढ़ाते जाते हैं, ऑलरेडी आप लोग को बताया था A2 A0 जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट पेपर साइज होता है, और A1 फिर छोटा होता है, फिर A2 और छोटा होता है, फिर A4 और छोटा होता है। तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए कि A0 का जो पेपर साइज है वो कितना होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे लेक्चर सही से तो आप लोग को पता होगा A0 का पेपर साइज क्या होगा, या फिर इस वाले ऑप्शन में A0 का भी साइज दिया हुआ है, जो गिवन ऑप्शन है यहाँ पर उसमें A0 का भी साइज दिया हुआ है। तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, इन ए कंपास लेंथनिंग बार इज यूज टू। कंपास में अगर हम लोग लेंथनिंग बार यूज करते हैं तो उसका मेन काम क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लेंथनिंग बार का काम होता है, अगर हम लोग को लार्ज डायमीटर का सर्कल बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंपास में एक लेंथनिंग बार अटैच कर लेते हैं। लेंथनिंग बार अटैच करने से क्या होता है कि उसका लेंथ जो होता है बढ़ जाता है। बढ़ जाने से क्या होता है कि लार्ज डायमीटर का सर्कल अगर हम लोग को ड्रॉ करना होगा तो ऐसे करके लार्ज डायमीटर का सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेंथनिंग बार का काम होता है लार्ज डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ड्रॉ सर्कल्स ऑफ लार्ज डायमीटर। ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज प्रिफर्ड कंटेनिंग द स्टेटमेंट
ऑल द डायमेंशंस आर इन एम एम अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा गिवन ऑप्शन है जिसमें हम लोग ये स्टेटमेंट प्रेफर्ड करते हैं या फिर उसमें लिखते हैं ऑल द डायमेंशंस आर इन एम एम अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, या फिर वहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं जो स्केल है या फिर जो हमारा डायमेंशन है वो एम एम में है। और कहने का मतलब, इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि सारा डायमेंशन जो है वो एमएम में है जब तक कि वहाँ पर कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया। अगर कहीं पर स्पेसिफाइड कर दे कि नहीं वो हमारा एमएम में नहीं है, वो सेंटीमीटर में है, तो वो सेंटीमीटर में हो जाएगा। बट अगर ये लिखा हुआ है तो कहने का मतलब है कि हमारा सारा डायमेंशन जो हम लोग शीट पे बनाए हैं वो एमएम में हमने बनाया है। वैसे भी हम लोग एमएम में ही बनाते हैं। तो ये कहाँ पर लिख सकते हैं या कहाँ पर लिखते हैं या कौन से जगह पर हम लोग लिखते हैं, काम करते हैं? तो फ्रेम एंड बॉर्डर में तो नहीं करते हैं, आइटम लिस्ट में भी नहीं करते हैं, रिवीजन टेबल में भी नहीं करते। तो ये कहाँ लिखते हैं? ये हम लोग टाइटल ब्लॉक में लिखते हैं। टाइटल ब्लॉक में लिख देते हैं या फिर वहाँ पर डायमेंशन में लिख देते हैं कि एमएम में हमारा काम कर रहा है, या फिर ऑल डायमेंशन आर इन एमएम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो टाइटल ब्लॉक, वैसे फाइनल एग्जामिनेशन में आपको टाइटल ब्लॉक बनाना नहीं है, तो बट यहाँ पर पढ़ने के हिसाब से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि ऑल डायमेंशन आर इन एमएम हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? टाइटल ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द एक्स वाई लाइन इज नन एज। ऑर्थोग्राफिक में एक्स वाई लाइन को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? तो ये भी आपको ऑलरेडी बताया गया है। एक्स वाई लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रेफरेंस लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ट्रू शेप ऑफ अ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द। बोल रहा है कि कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ट्रू शेप ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड सरफेस पे है तो उसका अगर हम लोग को ट्रू शेप देखना है तो वो हम लोग को कहाँ मिलेगा? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग इंक्लाइंड रखे हुए हैं या फिर इंक्लाइंड सरफेस पर है वो, तब उसका हम लोग को ट्रू शेप देखना है तो हम लोग डायरेक्टली एक व्यू में तो देख नहीं सकते हैं या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में देख नहीं सकते हैं, बिकॉज वो इंक्लाइंड है। जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से देखेंगे या फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में देखेंगे तो वो हमें एग्जैक्ट शेप में, ट्रू शेप में नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी प्लेन यूज़ करते हैं जो उसी प्लेन पर इंक्लाइंड होता है। मान लीजिए कि कोई सरफेस हमारा ऐसे इंक्लाइंड है, उसका हम लोग को ट्रू शेप देखना है तो हम लोग फ्रंट और टॉप में देखेंगे तो वो हमें रिड्यूस शेप में दिखेगा। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि एक ऑक्सिलरी प्लेन, मतलब उसी इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल में एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं और वहाँ पर फिर उसका हम लोग ट्रू शेप बनाते हैं, तब हम लोग को मिलता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी प्लेन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेन एंड ऑब्जर्वर आर। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में बोल रहा है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेन एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट का, प्लेन का, ऑब्जर्वर का क्या क्या रिलेटिव पोजीशन होता है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया गया है जब हम लोग ऑर्थोग्राफिक पोजीशन पढ़ रहे थे फर्स्ट एंगल पोजीशन में। वहाँ पर बताया गया था कि फर्स्ट एंगल पोजीशन में यहाँ पर ऐसे रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा मान लीजिए यहाँ पर है, ऑब्जर्वर इस साइड है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट हमारा बीच में हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो गया? ऑब्जेक्ट हमारा बीच में हो गया। तो वही लिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन। ऑब्जेक्ट जो है हम लोग बीच में प्लेस करते हैं, किसके किसके बीच में? प्लेन के बीच में। ये हमारा प्लेन है और ये हमारा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमेट्रिक कैन बी शोन इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन। ये सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के सिलेबस में से नहीं पढ़ना है, बट यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहा है कि अगर कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिक मतलब दोनों तरफ एक्सिस के, मान लीजिए लेफ्ट में देखें जैसे सिलेंडर है तो सिलेंडर को हम लोग बोल सकते हैं ये सिमेट्रिक है, मतलब एक्सिस के लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ लेंथ जो होगा, दोनों तरफ डायमेंशन जो हो गया, दोनों तरफ शेप जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो अगर हम लोग उसका सेक्शन देखना है, सेक्शन देखने का मतलब अगर हम उसको कट करेंगे, कट करने के बाद अगर अंदर का पार्ट देखना है, इंटरनल पार्ट देखना है, तो कौन सा सेक्शन यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा देखने के लिए या इफेक्टिवली हमें शो करेगा? तो जब भी सिमेट्री है, सिमेट्री कहने का मतलब लेफ्ट का पोर्शन और राइट का पोर्शन दोनों सेम है, तो हम लोग कोई हाफ का पोर्शन ही कट कर देंगे। मान लीजिए इधर को कट करके हैचिंग हैचिंग कर देंगे, यहाँ का मटेरियल को हम लोग शो कर देंगे, इंटरनल मटेरियल को शो कर देंगे, तो वो हम लोग को दोनों तरफ की चीज़ें, दोनों तरफ की चीज़ें सेम बता देगा, बिकॉज दोनों तरफ सिमेट्री है। सिमेट्री होने की वजह से अगर हम लोग लेफ्ट का कर दें या राइट का कर दें, राइट का पोर्शन को कट कर दें हाफ, हाफ कट करने के बाद देख लें तो हम लोग को दोनों तरफ का पोर्शन सेम टू सेम वो दिखा देगा। तो यहाँ पर हाफ सेक्शन हो जाएगा। सिमेट्री
में ये बेनिफिट होता है कि दोनों तरफ का हमारा मटेरियल सेम है, दोनों तरफ का शेप सेम है। तो अगर वन हाफ को भी अगर कट करके हम लोग शो कर दें तो वो दोनों तरफ का बता देगा कि इधर अगर होल है तो इस साइड भी होल होगा, इस साइड अगर कंप्लीट सॉलिड है तो इस साइड भी कंप्लीट सॉलिड होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हमारा इफेक्टिवली हमें शो कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, हिडन लाइंस आर ड्रॉन एज। हिडन लाइंस को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये भी लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। हिडन लाइन, ये लाइंस मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था। हिडन लाइन जब भी हम लोग शो करते हैं तो क्या करते हैं, डैश डैश से शो करते हैं। और डैश डैश ये जो होता है वो थीन होता है, ये ज़्यादा थिक नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डैश्ड नैरो लाइन। डैश नैरो लाइन मतलब नैरो मतलब होता है थीन, थीन थीन होना चाहिए और डैश डैश होना चाहिए। तो डैश नैरो लाइन से हम लोग शो करेंगे। यहाँ पर सी नंबर क्या बोल रहा है, लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइन। तो डॉटेड वहाँ पे होता नहीं है, डैश 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 होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डैश नैरो लाइन। ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, इज अ पार्ट ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का या डायमेंशनिंग जो हम लोग करते हैं उसका पार्ट्स होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है। डायमेंशनिंग जब भी हम लोग करते हैं तो क्या क्या वहाँ पर होता है, एरो हेड होता है, डायमेंशन का लाइन होता है और एक्सटेंशन लाइन होता है। तो सेंट्रोइडल लाइन तो नहीं होता है, कटिंग प्लेन भी नहीं होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, एक्सटेंशन लाइन होता है। तो एक्सटेंशन लाइन किसको बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग एरो हेड बनाते हैं। एरो हेड बनाने के बाद वर्टिकल वर्टिकल जो लाइन हम लोग दोनों साइड देते हैं वही हमारा एक्सटेंशन लाइन होता है। यही लाइन जो है वो हमारा एक्सटेंशन लाइन है। तो एक्सटेंशन लाइन जो होता है वो डायमेंशन का पार्ट होता है या डायमेंशनिंग का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है आपके लेक्चर में, वीडियो का लेक्चर मैंने जो अपलोड किया उसमें देख पढ़ाया है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, एक्सटेंशन लाइन। क्वेश्चन नंबर 11 है, बी आई एस रिकमेंड्स द डायमेंशन वैल्यू फॉर डायमीटर ऑफ अ सर्कल शुड बी। डायमेंशन ऑफ सर्कल, जो हम लोग सर्कल का डायमेंशन करते हैं उसका हम लोग कैसे करते हैं, कहने का मतलब ये पूछ रहा है। तो आप लोग को पता होगा जब भी हम लोग सर्कल का डायमेंशनिंग करते हैं, मान लीजिए 50 है उसका, तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे 50 अगर डायमीटर है तो हम लोग क्या करते हैं 550 लिखते हैं, 550। तो पहले 5 आता है और बाद में 50 आता है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि रिकमेंड्स द डायमेंशन वैल्यू फॉर डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब जो सर्कल का डायमीटर है उसका डायमेंशन का वैल्यू हम लोग कहाँ लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, सफिक्स्ड बाय द सिंबल 5, मतलब 5 पहले रहेगा और 50 जो होगा वो उसके सफिक्स में होगा। इसका हिंदी वाला भी जो क्वेश्चन का आंसर था वो उसमें भी आपको मिल जाएगा इसका आंसर। अगर कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको हिंदी में भी इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, अगर लैंग्वेज समझने में इशू हो रहा है तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो डायमेंशन वैल्यू है, डायमेंशन वैल्यू हम लोग किसके सफिक्स में देंगे, सफिक्स बाय द सिंबल 5, मतलब 5 पहले होगा और 50 जो होगा वो सफिक्स में होगा। मान लीजिए मैंने 50 डायमेंशन लिया है तो 50 उसका सफिक्स में होगा। तो वही बोल रहा है डायमेंशन वैल्यू वैल्यू जो होगा वो सफिक्स्ड बाय द सिंबल 5, मतलब 5 के सफिक्स्ड में होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं, आर एफ इज़ ऑलवेज यूज। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। आर एफ जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, 1 से छोटा होता है, 1 के बराबर होता है, 1 से बड़ा होता है। तो आर एफ कुछ भी हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो जाता है। बिकॉज स्केल जो हम लोग पढ़े हैं वो इन रिड्यूस स्केल भी पढ़े हैं, इन लार्ज स्केल भी पढ़े हैं और फुल स्केल भी पढ़े हैं। तो ये तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव। जनरली हम स्केल जब हम लोग बनाते हैं तो लेस देन 1 बनाते हैं। स्केल हम लोग जब बनाते हैं तो वहाँ पर लेस देन 1 करके बनाते हैं, बिकॉज हमें वहाँ पर छोटा रिड्यूस करके बनाना होता है। बिकॉज 1 किलोमीटर दिया होता है तो 1 किलोमीटर हम लोग शीट पर तो बना नहीं सकते हैं। तो बट हो सकता है तीनों इसमें, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल दिया है कि द लेंथ ऑफ स्केल विथ आर एफ 1/40 टू मेजर अप टू 6 मीटर विल बी। बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोग लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। तो लेंथ ऑफ स्केल का ऑलरेडी हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। लेंथ ऑफ स्केल जो होता है वो आर एफ इंटू क्या मैक्सिमम लेंथ हम लोग को मेजर करना है, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल या मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, कितना हम लोग को मेजर करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दोनों क्वेश्चन में दिया है, 1/40 हमारा आर एफ है इंटू 6 मीटर हम लोग को मेजर करना है। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं लेंथ ऑफ स्केल सेंटीमीटर में निकालने के लिए। तो 6 मीटर है तो इंटू 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 4 आ गया है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 2 ज़ा, और एक यहाँ पर 2 बचा रहेगा तो वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो
फाइव थ्री ज़ा 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो भी हम लोग निकाल रहे हैं वो सेंटीमीटर में है, बिकॉज ये हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी आरएफ दिया हुआ है, अगर मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल दिया हुआ है तो हम लोग को लेंथ ऑफ स्केल निकालना है, या मैक्सिमम कितना मेजर करना चाहिए वो दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ स्केल निकालना है, एलओएस निकालना है, तो वो 15 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। पिक्टोरियल व्यूज ड्रॉन ऑन द आइसोमेट्रिक स्केल आर कॉल्ड। आइसोमेट्रिक स्केल पर जो पिक्टोरियल वी हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑलरेडी पता है। आइसोमेट्रिक स्केल अगर हम लोग यूज़ करके अगर हम लोग आइसोमेट्रिक बना रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। आइसोमेट्रिक स्केल के हेल्प से अगर काम कर रहे हैं तो उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। और अगर ट्रू स्केल के हेल्प से हम लोग बना रहे हैं पिक्टोरियल व्यू तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। बट यहाँ पर आइसोमेट्रिक स्केल की हेल्प से बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अ स्क्वायर इज a square in a regular multi views projection appears in an isometric view। बोला अगर कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, स्क्वायर है, अगर उसको हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो उसको हम लोग किस शेप में दिखाते हैं, कैसा हम लोग बनाते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आइसोमेट्रिक मैंने पढ़ाया तो उसमें भी आप लोग पढ़े हैं। आइसोमेट्रिक व्यू जब भी स्क्वायर का बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से लेफ्ट में 30, यहाँ से राइट में 30, राइट में 30 और लेफ्ट में 30, उसके बाद ऐसे करके पैरेलल लाइन से मिला देते हैं तो हम लोग एक रोम्बस बन के आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रोम्बस। ये सब पढ़ी हुई चीज़ें हैं। उसके बाद 16 हम लोग देख लेते हैं। द क्विक एक्सेस टूल बार कंटेंट। यहाँ पर अब ये क्वेश्चन जो आ गया वो कैड का आ गया। तो एक कैड में जो होता है वो ऊपर में एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या होता है कि उसमें कुछ कुछ जरूरी की चीज़ें हैं, जरूरी की जो टूल्स हैं, जैसे कि ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया, न्यू हो गया, वो सब उसमें हम लोग इंक्लूड करके रखते हैं। तो वो टूल से रिलेटेड काम है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो भी दे रहा है तो हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन से भी इसको आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है टूल फॉर ऑल 5 रिलेटेड ऑप्शन, तो यहाँ पर टूल से ही काम है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए में देखिए द टाइटल ऑफ द करंट ड्राइंग, ये नहीं देता है। क्विक एक्सेस टूल बार, ऑनलाइन सर्विस एंड हेल्प बटन, ये भी नहीं देता है। और नेविगेशन ये भी नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, इसका आंसर राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्ट्स द कर्सर मूवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इंक्रीमेंटल डिस्टेंस इनसाइड द ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में जो स्पेसिफाइड इंक्रीमेंटल डिस्टेंस है उसको हम लोग को कर्सर का मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो उसका मूवमेंट होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जो ग्रिड मोड होता है वो ग्रिड ऑन ऑफ करने के लिए होता है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर बोल रहा है रिस्ट्रिक्ट करता है इंक्रीमेंटल डिस्टेंस। ऑर्थो मोड होता है जो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाउ करता है, तो वो भी नहीं होगा, इंक्रीमेंटल डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। और पोलर ट्रैकिंग मोड जो होता है वो किसी एंगल पर मूवमेंट को अलाउ करता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो बेस्ट आंसर होगा वो स्नैप मोड होगा। स्नैप मोड जो होता है वो इंक्रीमेंटल डिस्टेंस को किसी भी स्पेसिफाइड फॉर्म में वो अलाउ करता है कि उसी फॉर्म में होना चाहिए वो, तो स्नैप मोड ही हो पाएगा यहाँ पर। तो ग्रिड मोड तो होगा नहीं। ऑर्थो मोड भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है, बट ये सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाउ करता है। और पोलर ट्रैकिंग मोड भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है, बट ये सिर्फ आपको एंगल पर अलाउ करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सबका थोड़ा लगभग लगभग सेम है। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से इसका जो होना चाहिए वो स्नैप मोड होना चाहिए। दिखने में सब कुछ लगभग सेम है, जब आप सर्च करोगे नेट पर डिटेल इसका, ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भी इस चारों जो ऑप्शन है सबका डिटेल भेजा हुआ है कि किसका क्या काम है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा स्नैप मोड होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द टर्म यूज्ड बाय द मोस्ट कैड सिस्टम फॉर राउंडिंग कॉर्नर इज। राउंडिंग कॉर्नर के लिए जो यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऑटो कैड के वीडियो में कराया हुआ है। राउंडिंग कॉर्नर के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो फिलेट का यूज़ करते हैं। फिलेट का यूज़ हम लोग राउंडिंग कॉर्नर, जब भी कॉर्नर को हम लोग को राउंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर नीडेड फॉर ड्राइंग ऑफ द फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो फ्री हैंड स्केचिंग के लिए आप लोग को ऑलरेडी पता है कि स्केल का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, कंपास का यूज़ नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, बिकॉज इसमें कंपास दे दिया है, स्केल दे दिया है। सेकंड ऑप्शन में भी स्केल दे दिया, तो ये तो होगा नहीं। तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग पेंसिल, इरेजर और शार्पनर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। इट इज़ ईजियर एंड बेटर टू ड्रॉ ऑन
द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन फ्री हैंड स्केच ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्थोग्राफिक व्यू आर गिवन। जब ऑर्थोग्राफिक व्यू गिवन है और आइसोमेट्रिक पोजीशन हमें ड्रॉ करना है तो कौन मतलब इजी और बेटर कहाँ पर आपको मिलेगा, कहाँ पर ड्रॉ करना है। तो प्लेन पेपर पे तो हमें थोड़ा टफ पड़ता है। अगर हम लोग ग्रिड पेपर, आइसोमेट्रिक ग्रिड पेपर यूज़ कर लें तो वहाँ पर हमारा आसान होता है। आइसोमेट्रिक ग्रिड पेपर ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, बिकॉज क्लास में आप लोगों को बताया गया होगा। वीडियो लेक्चर में मैंने अपलोड नहीं किया है, बट क्लास जो मैंने लिया था उसमें मैंने बताया था कैसे कैसे होता है। इस टाइप से ऐसे ऐसे आइसोमेट्रिक ग्रिड पेपर करके आपको बना होता है। नेट पे आप सर्च कर लोगे आइसोमेट्रिक ग्रिड पेपर, आपको दिख जाएगा। इस टाइप के फॉर्म में होता है, वो ऐसे ऐसे बना हुआ होता है। तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक ग्रिड पेपर पे बनाना काफ़ी आसान है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा लास्ट वीडियो, आप लोग देख लीजिए आपसे कितना क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर आई थिंक 14 to 15 क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर जो मैंने क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, ऑटो कैड का हो गया या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो गया, जो कंबाइन आपको एक प्लेलिस्ट बनाकर दिया है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, उससे आपको 14 to 15 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ा होगा, जो भी मैंने वीडियो लेक्चर में बताया है उससे, या फिर जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है उससे, या फिर पीडीएफ नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कराया था उससे अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो 15 क्वेश्चन आपके आराम से यहाँ पर बन जाने वाले हैं। और अगर आप लोग और डिटेल में पढ़ोगे, लेक्चर को और डिटेल में देखोगे, तो आपके और भी क्वेश्चन बन सकते थे, बट मिनिमम आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ नोट्स अपलोड कराया था, पीडीएफ नोट्स अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर आपको 200 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन आप लोग वहाँ पर डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल जाएगा। 15 से 16 क्वेश्चन आप लोग वहाँ से हेल्प लेकर बना सकते हो। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट हो या फिर कंफ्यूजन हो, आप वहाँ पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इसके लिए आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर डाउनलोड करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चाहें तो paykun.in का एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप कुछ अमाउंट डोनेट करके इस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंजीनियर सुधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर फेसबुक पेज पर भी अपना पेज बना हुआ, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।